हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता, क्लास 11th में बच्चों आपका चैप्टर जो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स आज के सेशन में कराए जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम उसकी बाह्य संरचना है उसके बारे में हमें समझना है। तो इस चैप्टर को आप पहले कर चुके हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आज। कौन सा क्लास है? यह है क्लास 11th। क्लास 11th की क्या है? बायोलॉजी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखेंगे। Rearrange the following zones as seen in the root in vertical section and choose the correct option. Option number A क्या है? Root hair zone, B zone of meristems, C root cap zone और D है zone of maturation. Root hair zone मतलब जो जड़ पर जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं वो वाला जोन। जोन ऑफ मेरिस्टेम्स मतलब वो जोन जहाँ पे विभाज्योतक ऊतक प्रेजेंट होते हैं। रूट कैप जोन मतलब सबसे नीचे वाला जोन जिसपे रूट कैप होता है। और जोन ऑफ मैच्यूरेशन का मतलब वो जोन जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाती हैं और मैच्योर सेल्स जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसमें आपको जानना होगा कि कौन सा आंसर सही है। उसके लिए आप रिकैप मोड में जाएंगे और ध्यान देंगे। रूट कैप जोन आंसर क्या है? आंसर है बी, जोन ऑफ, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला ABCDE। बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कौन सा जोन पहले है, कौन सा जोन उसके बाद में है। सबसे पहले रूट हेयर जोन, ठीक है। उसके बाद बी है रूट कैप जोन, है ना। बी क्या है? रूट कैप जोन। डायग्राम को भी नीचे देखेंगे। रूट कैप जोन प्रोटेक्टिव कवरिंग एट द रूट एपेक्स सीक्रेट्स म्यूसिलेज टू सॉफ्टन द हार्ड सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। यहाँ पे ये रूट कैप जोन है। उसके बाद क्या आता है? जोन ऑफ मेरिस्टेम्स यानी विभाज्योतक ऊतकों वाला प्रदेश। रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग डेंसली पैक्ड सेल्स रिजल्टिंग इनटू रूट ग्रोथ, यानी जड़ का जो ग्रोथ हो रही है, जड़ में जो वृद्धि हो रही है वो कहाँ पे होती है? जोन ऑफ मेरिस्टेम्स में होती है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन यानी कि जहां पे लंबाई में वृद्धि हो रही। डिवाइडेड सेल्स ग्रो इन साइज एंड इलोंगेट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट, दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर, यानी कि अब कहाँ है? वहां पे अब इसके बाद वो डिवाइड नहीं करेंगी। उसके बाद आपका रीजंस ऑफ द रूट, आप सभी ने देखा रीजंस ऑफ द रूट। ये डायग्राम, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज हो गया। रूट हेयर जोन क्या है? रूट हेयर अराइजेज एंड ग्रो इन दिस रीजन, हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। मतलब ये जो जड़ है, जड़ पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। Zone of maturation, the cells of root at this region are fully differentiated and mature, performing different functions of root. ये बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। इसको जो चाहे वो डायग्राम बना सकता है, नोट कर सकता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इनफ्लोरेसेंस where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of the youngest floral bud shall be। कौन सी फ्लोरल बड जो है वो यंगेस्ट फ्लोरल बड जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इंटरकैलरी और एनीवेयर। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है कि
दूरी पर, डिस्टल का मतलब क्या है, नजदीक, इंटरकैलरी मतलब दो नोड्स के बीच में, और एनीवेयर यानी कि कहीं भी। थिंकिंग प्रोसेस यानी अब यहाँ पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग की बत्ती जलानी है और ध्यान देना है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। हम पुष्पक्रम किसे कहते हैं, किसी भी फूल का मेन एक्सिस पे किस तरीके से बैठा हुआ है वो फूल, उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस कैसे अरेंजमेंट है उसका, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। तो अब अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रमों के बारे में आपको सोचना है। हाउ डू द प्लांट्स पुट अप देयर फ्लावर टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। किस तरह से जो पौधे का फूल होता है, फूल की जो पत्तियां होती हैं यानी कि पंखुड़ियां जो होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं ताकि किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंसी को, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट को वो अट्रैक्ट कर सके। उसके लिए आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है सही आंसर। कैसे, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, रेसिमोस टाइप के पुष्पक्रम में यंगर फ्लावर्स आर बोर्न एट द एपेक्स और डिस्टल एंड व्हाइल ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस। जो पुराना फूल होता है वो बेस पर, आधार पर लगा हुआ होता है, और जो नया नया फूल होता है वो आगे की तरफ लगा हुआ होता है। In this type of succession is acropetal succession, thus the position of youngest floral bud would be distal। जो youngest floral bud होगी यानी जो सबसे नई कली होगी उसकी जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, डिस्टल पोजीशन होगी। डिस्टल और प्रॉक्सिमल का मतलब अगर समझना है तो यहाँ की जो पोजीशन है ये प्रॉक्सिमल है और ये जो है ये डिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स such as gram and peas possess no endosperm because। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, द मेच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम, यानी हम चना की बात करें या हम मटर की बात करें तो इन दोनों में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस हैं, दीज प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म्स, यानी ये जो पौधे हैं ये एंजियोस्पर्म्स नहीं है, है ना। तो ये ऑप्शन है गलत। मटर का पौधा या चने का पौधा, हर वो पौधा जिसमें फूल आते हैं, है ना, हर वो पौधा जिसमें फूल आते हैं वो उसको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, या उसे हम पुष्पीय पादप कहते हैं, या उसे हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, यानी कि मटर में और चने में द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है ना। डबल फर्टिलाइजेशन आप ब्रीफ में क्लास 12th में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो 2 बार होती है, तो वैसी प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है। सी है, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देम, यानी ऐसे प्रकार के पौधों में, मटर में और चने में एंडोस्पर्म जो है वो नहीं बनता है। और ऑप्शन नंबर डी है, एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म जब बीज का निर्माण हो रहा होता है उस समय पे एंडोस्पर्म यूज हो जाता है किसमें, बीज के निर्माण में, या कह सकते हैं कि बीज के पोषण के लिए ये यूज हो जाता है, यानी कि वो बीज के डेवलपमेंट के लिए वो खाने के तौर पे प्रयोग में आता है। अब आपको भी यहाँ पे क्या करनी है, थिंकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है। ग्राम एंड पीज आर डाइकॉट प्लांट्स। जब भी आप किसी भी चने के या मटर के दाने को, उसके छिलकों को हटाते हैं, सीड कोट को हटाते हैं, तो आपको वो दाल के रूप में 2 भाग में दिखाई पड़ता है, यानी कि वो द्विबीजपत्री होता है। कैसा होता है, चना या मटर दोनों कैसा होता है, द्विबीजपत्री या डाइकॉट होता है। बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म्स, यानी कि पुष्पीय पौधों की श्रेणी में ये आता है। ऑल एंजियोस्पर्म्स बियर सीड्स, सभी पुष्पीय पादप, सभी एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो उनपे क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, सीड का डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो नीड्स नरिशमेंट,
जब बीज का निर्माण हो रहा होता है उस समय पे एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिशन की, पोषण की आवश्यकता होती है। और ये पोषण की आवश्यकता जो है कैसे पूरी होती है? फॉर इट्स डेवलपमेंट इट इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। और ये पोषण की आवश्यकता को पूरा कौन करता है? एंडोस्पर्म इस पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन 3n प्लॉइडी। इसमें क्या होता है? ये 3 प्लॉइडी इसमें पाई जाती है। अब आंसर आपका कौन सा है? आंसर है आपका एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। आंसर नंबर डी है। आंसर नंबर कौन सा है? डी है। एंडोस्पर्म इज अ नरिशिंग टिश्यू ऑफ सीड विच प्रोवाइड नरिशमेंट। यानी एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म एक पोषण देने वाला ऊतक है, नरिशिंग टिश्यू है, जो क्या करता है? जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो पोषण देता है। किसको देता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यानी कि जो विकासशील भ्रूण है उसको ये पोषण देता है, आइदर बिफोर और आफ्टर जर्मिनेशन। यानी कि जर्मिनेशन के पहले या जर्मिनेशन के बाद में। इन ग्राम एंड पीज यानी कि मटर में और चने के दानों में द एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड। यानी कि चना और मटर की जब हम बात करें तो उसके केस में जो एंडोस्पर्म है वो बीज के विकास के समय पे इस्तेमाल होता है पोषण के रूप में। सो सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो चुका है, तो बीज जो है विदाउट एंडोस्पर्म होगा। लेकिन एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जब बीज का निर्माण हो रहा था उस समय पे एंडोस्पर्म पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल हो गया। तो जब बीज बन के कंप्लीट हुआ उस टाइम पे एंडोस्पर्म खत्म हो चुका था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चों को समझ में आया है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है ना, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं उसी समय पे। हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। है ना, अगर एक बीज है तो बीज में जब अंकुरण होता है, जब जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, जैसे सभी बच्चों ने अपने घर में चने को भिगाने के बाद अंकुरित होते हुए देखा होगा, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, सभी बच्चों ने चने को अंकुरित होते हुए देखा है ना। जब चना अंकुरित हो रहा होता है तो उससे धीरे धीरे 2 पार्ट्स डेवलप होते हैं। एक पार्ट से जड़ें बनती हैं और दूसरे पार्ट से तने के ऊपर वाला पूरा भाग बनता है। तो जिससे जड़ें बनती हैं उसे हम कहते हैं रेडिकल, यानी कि मूलांकुर, जिससे मूल का निर्माण होता है, जिससे जड़ का निर्माण होता है। और जिससे जमीन के ऊपर के भाग का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल, यानी कि प्रांकुर। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। यानी मूलांकुर के अलावा और दूसरे पार्ट से यदि जड़ का निर्माण हो रहा है तो वो किस प्रकार की है? ए टैप रूट्स, यानी कि ये कहने का मतलब है कि मूलांकुर से क्या टैप रूट से का निर्माण होता है, या मूलांकुर के अलावा दूसरे किसी पार्ट से टैप रूट का निर्माण होता है। फाइब्रस रूट, यानी कि जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स, यानी अपस्थानिक जड़ों की बात हो रही है। और नोड्यूलर रूट्स, यानी नोड्स पर जो जड़ें निकली होती हैं उनकी बात हो रही है। नोड्यूलर रूट्स को आपने गन्ने में देखा होगा, जो शुगर केन होता है उसमें जो नोट्स बनी होती हैं उस पर जड़ें निकली हुई होती हैं नीचे की साइड में। अब थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि आपको यहाँ पे दिमाग चलाना है। एज द सीड जर्मिनेट्स, जैसे जैसे बीज में अंकुरण की प्रक्रिया होती है, इट गिव्स राइज टू प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। यानी कि जैसे ही बीज डेवलप करना शुरू करता है, अंकुरण की प्रोसेस होती है, तो 2 पार्ट्स उसमें विकसित होने लगते हैं धीरे धीरे। कौन कौन से? एक होता है रेडिकल, जिससे जड़ का निर्माण होता है। एक होता है प्ल्यूम्यूल, जिससे क्या होता है?
प्रांकुर यानी तने और पत्तियों का, इन सब पार्ट्स का निर्माण होता है। रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट यानी मूल अंकुर जो है वो जड़ में बदल जाता है डेवलपमेंट के बाद। अदर प्लांट पार्ट्स आल्सो कैन गिव राइज टू रूट्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट्स। और दूसरे पार्ट्स से भी जड़ बन सकती है जरूरत के अनुसार। आप सभी को पता है कि पौधे में क्या पाया जाता है, रूपांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी आवश्यकता अनुसार पौधे अपना रूपांतरित कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कभी कभी तना अपने आप को रूपांतरित करता है, कभी जड़ें अपने आप को रूपांतरित करती हैं, तो आवश्यकता अनुसार वो काम होता है। इसका आंसर क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें ये है आंसर। अब कैसे ये आंसर है ये सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से। रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी कि जो जड़ें पौधे के किसी भी पार्ट से निकलती हैं जो रेडिकल नहीं है, जो मूलांकुर नहीं है। देखो मूलांकुर से जो जड़ बनेगी वो हमेशा जमीन के अंदर रहेगी। तो यदि मूलांकुर से बन नहीं रही है, किसी दूसरे पार्ट से डेवलप हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स यानी अपस्थानिक जड़ें कहलाएंगी। They branch like tap roots and may be underground or aerial। वो जमीन में भी हो सकती है लेकिन साथ ही साथ वो जमीन से ऊपर भी हो सकती है। एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में ये है कि वो जमीन के नीचे भी हो सकती है। सारी जड़ें जमीन के नीचे ही होती हैं, लेकिन ये ऐसी है जो ये जमीन के ऊपर भी मिल सकती है आपको। एंड मे डेवलप फ्रॉम नोड्स, इंटरनोड्स ऑन लीव्स। और ऐसी जड़ें जैसे ये मान लीजिए कि ये गन्ना है, ऐसे गन्ना होता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे डेवलप हो जाती है, नोड्स पे भी, इंटर नोड्स पे भी डेवलप हो जाती है। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तीसरा जो सी है ऑप्शन ये सही है। क्यों सही है इसको अच्छे से समझेंगे। टैप रूट्स यानी हम किसकी सबसे पहले बात करेंगे, मूसला जड़ों। मूसला जड़ जो होती है आर द रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो यानी कि जो मूसला जड़ होती है वो केवल मूलांकुर से ही डेवलप होती है। जब बीज में अंकुरण होता है तो दो पार्ट्स डेवलप करते हैं धीरे धीरे। एक तो जड़ जैसा पार्ट होता है और दूसरा हल्की हल्की छोटी छोटी पत्तियों जैसा पार्ट निकलता है। जो पत्तियों जैसा पार्ट निकलता है उसे हम प्रांकुर या प्रिम्यूल कहते हैं, और जो जड़ जैसा पार्ट होता है उसे हम रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। तो मूसला जड़ हमेशा मूलांकुर से विकसित होती है, ठीक है, और ग्रो करती है डायरेक्टली किसमें, प्राइमरी रूट में, यानी कि प्राथमिक जड़ों के रूप में वो बदल जाती है। फाइब्रस रूट कैसी होती हैं, आर थिन थ्रेड लाइक ब्रांच्ड रूट डेवलपिंग फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ये तने के आधार से निकलती हैं फाइब्रस रूट्स जो होती हैं। दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट फाउंड इन मोनोकॉट। ये एक बीजपत्री पौधों में इस तरीके का रूपांतरण देखा गया है। नोड्यूलर रूट्स क्या होती हैं, आर ऑल्सो मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। ये भी मूसला जड़ का ही रूपांतरण है। in which roots and its branches develop small or large swelling called nodules। अब ऐसा मॉडिफिकेशन आपको दलहन पौधों में देखने को मिलेगा। आपको मटर की जड़ों में और चने की जड़ों में इस तरीके का रूपांतरण देखने को मिलेगा, जहाँ पे जड़ के बीच में क्या कभी कभी गांठें पाई जाती हैं, और गांठों से क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, जिसमें एनाबिना है या एजोला है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यानी कि वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे के यूज के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नोड्यूल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेनेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरल ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्लावर इन इनफ्लोरेसेंस, ऑप्शन नंबर सी है वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लैमिना, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। जिन बच्चों का क्लियर नहीं है
आंसर भी लिखेंगे और साथ में उसको समझ भी लेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लैमिना। लैमिना क्या होता है? पर्ण फलक कहते हैं जिसे हम पत्ती का, वो है लैमिना। वेनेशन क्या होती है? वेनेशन, द वेन्स आर द पार्ट ऑफ लीफ विच पजेस वैस्कुलर टिश्यूज। वेनेशन यानी जो पत्तियों में आपको डिजाइनिंग देखने को मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। वेनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? शिरा विन्यास। अलग अलग पत्तियों में आपने अलग अलग प्रकार का शिरा विन्यास देखा होगा। सभी बच्चों ने दाल में या सब्जी में पड़ने वाला तेज पत्ता देखा है। तेज पत्ते में कुछ इस तरीके का शिरा विन्यास होता है, यानी कि जो शिराएं होती हैं वो सीधी सीधी अगल बगल में दिखाई पड़ती हैं आपको। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, गुड़हल का पत्ता देखा होगा, उसमें जो नसें, जिसको कहते हैं हम पत्ती की नस है, शिरा विन्यास है, वो कैसा दिखाई पड़ता है? वो जाल जैसी संरचना होती है, उसमें जालिकावत होता है ना। तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि वेनेशन जो है वो क्या होता है? द वेन्स आर द पार्ट ऑफ लीफ विच पजेस वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, है ना, और जाइलम और फ्लोएम होते हैं संवहन ऊतक। They are meant for the conduction of water, minerals and food to and from in the leaf. यानी कि उसके अंदर ये जो शिरा विन्यास है ये संवहन ऊतक का बना हुआ होता है, और संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ होता है, जिसमें जाइलम का अलग काम है और फ्लोएम का अलग काम है। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? ये भोजन को और पानी को और मिनरल्स को जड़ों से खींच के पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों में खाना बनने के बाद फ्लोएम क्या करता है? पौधे के सभी अन्य भागों तक पहुंचा देता है भोजन को। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, यानी कि ये जो विचित्र प्रकार का अरेंजमेंट है, जो इस तरीके से सेट की गई हैं पत्तियां, उसमें वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? वेनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं। शब्द को जब सुनेंगे तो शब्द को सुनने से ही आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। शिरा विन्यास आपने देखा पत्तियों में कई प्रकार का होता है। वेनेशन इन लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीफ में देखा जाता है। ठीक है, समानांतर शिरा विन्यास आपको मैंने बताया, आप घर पे जाके देख सकते हैं। जो तेज पत्ता होता है, उड़द की दाल में पड़ता है या सब्जियों में पड़ता है, पनीर की शाही पनीर में पड़ता है, उसमें तेज पत्ता जो पड़ता है उसका शिरा विन्यास ऐसे होता है, समानांतर, पैरेलल। और जो पीपल की पत्ती है या गुड़हल की पत्ती है या बहुत सारी पत्तियों में आपका रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये पत्तियां अगर आप खुद से देखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएंगे, है ना। आप आज घर जाके तेज पत्ता और गुड़हल का पत्ता या पीपल का पत्ता जो भी अवेलेबल है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एंडोस्पर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ। अब क्वेश्चन क्या है? एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया से बना हुआ पार्ट है जो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से सीड्स में एब्सेंट है ये पूछा गया है। ठीक है, ए है कोकोनट, बी है ऑर्किड, सी है मेज और डी है कैस्टर। आंसर है आपका ऑर्किड्स, ये आपका सही आंसर है। अब कैसे सही आंसर है ये आप समझेंगे। ऑर्किड सीड जो है वो एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ऑर्किड के फ्लावर्स सभी बच्चों ने देखे होंगे, सजावट के लिए काम आते हैं, शादियों में या पार्टीज में। आपने वॉयलेट कलर के बहुत सुंदर फ्लावर्स देखे होंगे, वो ऑर्किड के फ्लावर्स होते हैं। एंडोस्पर्म्स उनके बीज में एब्सेंट होता है, यानी कि उसमें भ्रूणपोष जो है वो नहीं पाया जाता। एंडोस्पर्म इज अ नरिशिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म कैसा है? एक नरिशिंग टिश्यू है, यानी कि पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। एक पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है जो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यानी विकासशील भ्रूण को ये पोषण देने का काम करता है। इन ऑर्किड सीड एंडोस्पर्म इज एब्सेंट बिकॉज इट इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीड डेवलपमेंट।
ऑर्किड में क्या होता है, सीड डेवलपमेंट के दौरान जब बीज का निर्माण हो रहा होता है, उसी प्रक्रिया के दौरान एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो चुका होता है। तो जो मैच्योर सीड है उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। नरिशमेंट फॉर जर्मिनेटिंग सीड इज प्रोवाइडेड बाय द फूड मटेरियल प्रेजेंट इन कॉटिलीडन्स। नरिशमेंट जर्मिनेटिंग सीड को कहाँ से मिलता है, उस खाद्य पदार्थ से मिलता है जो कॉटिलीडन्स यानी कि जो उसके भ्रूण, जो बीज के ऊपर का सीड कोट होता है उस पर पाया जाता है, जो उसकी कवरिंग होती है, जैसे चने का छिलका जिसको हम कहते हैं उसमें, और उसके अंदर जो दाल होती है वो क्या कहते हैं, वही है कॉटिलीडन। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब इसमें एक क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को पता है, कोकोनट में एंडोस्पर्म वाला पार्ट कौन सा होता है, क्या कोई बच्चा ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कोकोनट में एंडोस्पर्म वाला पार्ट कौन सा होता है? नारियल सभी बच्चों ने देखा है। कोकोनट यानी कि जो नारियल होता है, आप सभी जानते हैं कि दो तरीके का नारियल, मतलब 3 तरीके का नारियल सभी बच्चों ने देखा। एक तो हरा वाला जिससे नारियल पानी पीते हैं हम, दूसरा नारियल जो पूजा में चढ़ाया जाता है ब्राउन कलर का होता है, जिसमें ऊपर बहुत कड़ा शेल होता है, मतलब खोल होता है। नारियल का खोल कितना पत्थर जैसा होता है, बहुत हथौड़े से तोड़ने पर वो टूटता है। उसके अंदर नारियल की गिरी होती है सफेद रंग की, जो अंदर सफेद होती है, बाहर से कैसी होती है, ब्राउन होती है। और उसके अंदर क्या होता है, नारियल पानी उसमें भी भरा हुआ होता है। ब्राउन में भी आपको नारियल पानी मिलता है। मंदिरों में जब नारियल को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं तो पानी गिरता है ना। तीसरा नारियल आपको मिलता है जो सूखा नारियल होता है, जो मेवे के रूप में यूज किया जाता है, जिसको हम गरी कहते हैं, है ना, सूखा नारियल होता है। तो सूखे में क्या है, एंडोस्पर्म यूज हो चुका है। लेकिन जो हरा नारियल है, हरे नारियल में वो बीज बन रहा होता है, मतलब उसमें आपको ब्राउन वाला पार्ट, सफेद नारियल जो हम खाते हैं वो नहीं मिलता। जो नारियल की चटनी बनती है वो कड़े वाले पार्ट से बनती है। तो हम सोचेंगे दिमाग में अपने ब्राउन वाले नारियल को। ब्राउन नारियल के अंदर जो पानी मौजूद होता है, नारियल पानी जिसे हम कहते हैं, हरे वाले का नहीं, हरे वाले का भी वही है लेकिन उसमें डेवलपमेंट सीड का भी नहीं हुआ है। जो ब्राउन वाला नारियल है उसमें सीड के डेवलपमेंट में जो नारियल पानी है वो यूज हो रहा है ना। तो नारियल पानी ही एंडोस्पर्म है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीजीआईसी बुग्गा वाला को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है बच्चों, नारियल में जो नारियल पानी होता है वो एंडोस्पर्म होता है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा समझा। अगली बार से माइक अपने क्लास में रखेंगे बच्चों, तो हम आपस में बातचीत भी कर पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।